नल सेट और वाइड सेट। पहला एम्प्टी सेट और नल सेट और वाइड सेट। एम्प्टी सेट और नल सेट और वाइड सेट लिखना है इसके बारे में। इसके बारे में लिखना है a set having no element is called null set और empty set और वाइड सेट। एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो उसे बोलते हैं नल सेट और एम्प्टी सेट और वाइड सेट। एंड इट इज डिनोटेड बाई फाई और दिस। इसको पढ़ते हैं फाई, है ना, ये फाई है। इसको या तो फाई से दिखाते हैं या तो ऐसे दिखाते हैं। सिंपल सी बात है। एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो उसे बोलते हैं हम नल सेट और एम्प्टी सेट और वाइड सेट। ठीक है, लिख लिए होंगे यहाँ तक। चलिए, नल सेट का हम ये आपका नल सेट है। किसी भी सेट को दो फॉर्म में लिख पाते हैं हम लोग, एक उसका रोस्टर फॉर्म और एक उसका तुमसे सब बड़ा बड़ा दिमाग वाला आदमी पूछा था, याद रखो। एक उसका रोस्टर फॉर्म और एक उसका सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है? रोस्टर फॉर्म में हम एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट के अंदर डालते हैं, लेकिन एम्प्टी सेट में तो एक भी एलिमेंट नहीं है, तो रोस्टर फॉर्म में इसको ऐसे ही दिखाएंगे। ठीक है, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है जी? सेट बिल्डर फॉर्म में हम सेट को एलिमेंट के रूप में, सेट को हम लैंग्वेज के फॉर्म में लिखते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एम्प्टी सेट का सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखाएगा? एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट का काम करेगा। अब एम्प्टी सेट में चूंकि एक भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तो हम एक्स को एक ऐसे लैंग्वेज से एसोसिएट करेंगे जिसका कोई मतलब ही नहीं है। हम एक्स को, हम एलिमेंट को एक ऐसे लैंग्वेज से एसोसिएट करेंगे जिसका कोई मतलब ही नहीं है। यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब बताओ तो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कभी 0 हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता है। इसलिए इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा, यानी ये एम्प्टी सेट का सेट बिल्डर फॉर्म है। अब चूंकि ऐसा बहुत बात हो सकता है, मतलब कहने का ये है कि अगर एम्प्टी सेट को आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो आपको बस फालतू बात करना आना चाहिए। ठीक है, लिख लीजिएगा इसको। रिकॉर्डिंग हो सकता है क्या अनुराग का? कौन था ये? रिकॉर्डिंग आज मैं कर रहा हूँ, ठीक है, देखता हूँ अगर रिकॉर्डिंग सही हो गया। एक्चुअली होता क्या ना,
जब आप डेस्कटॉप पे चलाते हैं जूम को तो उसमें रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आता है और वो सीधे जाता है आपके गूगल ड्राइव में। मेरे पास डेस्कटॉप नहीं, मेरे पास आईपैड है। अब आईपैड में वो ऑप्शन आता नहीं है तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके देख रहा हूँ, अगर हो जाएगा तो आज मैं भेज दूँगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ज़्यादा चांस है कि हो ही जाएगा। ऐसे मेरे ख्याल से अनुराग आ गया है, अनुराग गुप्ता। यस सर, आ गया। यस सर। स्क्रीन में रिकॉर्डिंग भेज दूँगा, कोशिश करता हूँ रिकॉर्डिंग सब भेजने का। लिख लिए होंगे इसको, है ना। अगला लिखिएगा सिंगलटन सेट और यूनिट सेट। सेकंड, सिंगलटन सेट और यूनिट सेट लिखिएगा इसके बारे में। सिंगलटन सेट और यूनिट सेट, जैसा इसका नाम है पता चल रहा है, अ सेट हैविंग वन एंड ओनली वन एलिमेंट, अ सेट having one and only one element, a set having one and only one element is called singleton set, is called singleton set। एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट हो उसे बोलते हैं सिंगलटन सेट। एलिमेंट की संख्या एक होनी चाहिए, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक सिंगलटन सेट है, ये एक सिंगलटन सेट है, ये एक सिंगलटन सेट है, ये एक सिंगलटन सेट है ना। एक ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट की संख्या एक हो उसे सिंगलटन सेट बोलते हैं। अगला लिखिएगा इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट। सर आशुतोष कुछ बोलना चाह रहा है, उसका माइक ऑन। हाँ आशुतोष बोलो। सर कह रहे थे कि जीरो सिंगलटन सेट में आता है। जीरो मतलब क्या? जीरो मतलब क्या? सर सिर्फ जीरो। ये वाला? सर सिर्फ जीरो। ये वाला? हाँ यस सर। हाँ आएगा। जीरो क्या है? जीरो एक नंबर है। इस सेट में एक एलिमेंट जीरो हुआ, ठीक है। इम्प्टी, आप शायद यहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं, ये इम्प्टी सेट नहीं है। इम्प्टी सेट का मतलब होता है एक भी एलिमेंट नहीं होना। जीरो एक नंबर है, एक एलिमेंट है, ठीक है। यस सर। चलो ठीक। अगला लिखिएगा इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट टू सेट्स ए एंड बी, टू सेट्स ए एंड बी। जब मैं सेट की बात करूं, जब मैं सेट ए बोलूं तो कैपिटल ए से दिखाना, जब मैं सेट ए बोलूं तो कैपिटल ए से दिखाना, और जब मैं एलिमेंट ए बोलूं तो स्मॉल ए से दिखाना। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, एक कन्वेंशन है। लिखिएगा इक्विवेलेंट सेट में टू सेट्स ए एंड बी, टू सेट्स ए एंड बी are said to be equivalent sets, are said to be equivalent set if number of elements in set A, if number of elements in set A is equal to number of elements in set B, if number of elements in set A is equal to number of elements in set B, that is, यहाँ पर हम ये भी सीख लेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट को लिखते कैसे हैं। दैट इज एन ए इज इक्वल टू एन बी। एन ए का मतलब हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, और एन बी का मतलब हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। अगर दो सेट में सर यहाँ पे सिर्फ नंबर इक्वल होंगे या फिर उसमें जो सेट्स मतलब जो एलिमेंट होंगे वो भी इक्वल होंगे? मैंने क्या लिखवाया?
नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही इक्वल होने चाहिए। हो सकता है वो भी हो जाए इक्वल, लेकिन Okay, सेट्स sir. के एलिमेंट सेम हो या ना हो डजेंट मैटर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स शुड बी सेम इन बोथ द सेट्स। फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू 1 2 3, B इज इक्वल टू ABC, है ना। A एंड B आर इक्विवेलेंट सेट। A and B are equivalent set. लिख लिए होंगे आई थिंक। अगला लिखिएगा इक्वल सेट, जो भी आपका नंबरिंग है, इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स लिखना। टू सेट्स ए एंड बी, टू सेट्स ए एंड बी, टू सेट्स ए एंड बी are said to be equal, two sets A and B are said to be equal if, पहला पॉइंट, if पहला पॉइंट, number of element in set A is equal to number of element in set B। if पहला पॉइंट, number of elements in set A is equal to नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, एन ए इज इक्वल टू एन बी करके लिख लेना। एंड दूसरा पॉइंट साथ साथ ये भी होना चाहिए, सेकंड पॉइंट, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए ऑल्सो, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, also an element of set B, each and every element of set A is also an element of set B। also an element of set B। देखिए मतलब क्या है इसका जी, दो सेट A और B इक्वल तभी कहलाएंगे जब एलिमेंट की संख्या भी दोनों में सेम हो और एग्जैक्ट सेम एलिमेंट होने चाहिए। जैसे अगर सेट ए है 1 2 3, तो सेट बी को भी 1 2 3 होना पड़ेगा। सर मतलब क्या हुआ इसको ऐसे लिखने का, तो एक सवाल लिखिएगा, लेट सेट ए इज इक्वल टू 1 2x एंड सेट बी इज इक्वल टू, ये 1 2x कॉमा देके है, वन 2x, सेट बी आपका है 1 2 और 9, ठीक है। फाइंड x, सॉरी यहाँ पर x स्क्वायर कर लो, 1 2x स्क्वायर कर लेना सेट A में, और सेट B में 1 Sir, 2 x की 9। वैल्यू 3 हाँ, फाइंड x प्लस माइनस 3। 3 होगा x मान सच दैट a इज इक्वल टू b। तो इसमें क्या करेंगे, 1 1 से मिल गया, 2 2 से मिल गया, तो x स्क्वायर को 9 से मिलना होगा, यानी x की वैल्यू प्लस माइनस 3, ठीक है। चलिए अगला लिखिएगा।
तो अंतर समझ में आया इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट का। इक्विवेलेंट सेट में सारे एलिमेंट खाली नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, और इक्वल सेट में वो एक एक एलिमेंट भी आपका एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। ठीक है सर इक्वल सेट में जो एलिमेंट है उनका पोजीशन भी सेम होना जरूरी है? नहीं, पोजीशन जब रोस्टर फॉर्म लिखवाए होंगे तो एक बार पन्ने पलटो पीछे और देखो, रोस्टर फॉर्म में लिखवाए थे कि रोस्टर फॉर्म में जो एलिमेंट को लिखने का ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता। एग्जाम्पल भी लिए थे, जैसे अगर आपके पास कोई सेट है 1 2 3, तो आप इसको 1 2 3 लिखिए चाहे 2 3 1 लिखिए, एक ही बात है। रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट खाली मेंशन होने चाहिए, ऑर्डर डजेंट मैटर, वो ऑर्डर मैटर करता ही नहीं है। तो 1 2 3 लिखो चाहे 3 2 1 लिखो, दोनों एक ही बात है। आई बात समझ में? यस। हाँ, अब देखिएगा लिखवाए होंगे रोस्टर फॉर्म के टाइम पे कि उसमें ऑर्डर मेंटेन नहीं, ऑर्डर मेंटेन करना ज़रूरी नहीं है। वहाँ वॉवेल का एग्जांपल लिए थे जिसमें ए ई आई ओ यू लिखवाए होंगे, और उसके बाद एक और एग्जांपल लिए होंगे उसमें पोजीशन को चेंज किए होंगे और दोनों को इक्वल कर दिए होंगे, है ना। तो रोस्टर फॉर्म में पोजीशन मैटर करता ही नहीं है, हमें बस एलिमेंट को लिखना होता है अच्छे से, मतलब अलग अलग करके। बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही जो भी मन में आए ना पूछते रहो, तो लगता है कि जिंदा इंसान को पढ़ा रहे हैं। तो एक आध क्लास तो ऐसा होता है कि हम 4 बार बोलते हैं तो बच्चा 1 बार बोल, लगता है मुर्दों को पढ़ा रहे हैं, है ना। तो जैसा रिस्पॉन्स दीजिएगा वैसा ही हम भी आउटपुट देंगे, ऑब्वियस ही बात है। चलिए अगला लिखिएगा, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। लिखिएगा, a set in which a set in which a set in which number of elements is equal to finite, a set in which number of elements are finite, a set in which number of elements are finite is called finite set, is called finite set, is called finite set, and if number of elements and if number of elements are infinite, if number of elements are infinite, then set is called infinite set, then set is called infinite set. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ देखिएगा, मैंने एक सेट लिखा, सेट ए। कैसा जी? देखो मैं देखिएगा यहाँ से आपका प्रैक्टिस भी होता रहेगा। मैं लिखता हूँ इसको, देखो बिल्डर फॉर्म में, सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। तो इसको क्या क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बताओ तो ये फाइनाइट सेट है कि इनफाइनाइट सेट है? सर फाइनाइट है। फाइनाइट है क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो फाइनाइट है। वैसे ही मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, सेट बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर। खाली इतना लिख के छोड़ दिए, है ना। जब इसको रोस्टर, हाँ, जब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखाएगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन डॉट डॉट करके। तो ये आपका हो गया इनफाइनाइट सेट, है ना। चलिए, ये डॉट डॉट मतलब क्या है, आगे बहुत सा एलिमेंट है वो हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि बहुत सा नंबर होगा, कितना लिख सकते हैं हम लोग। इसको लिखिए, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में।
हो गया सर। आई थिंक लिख लिए होंगे। यस सर। चलो यस सर। इसमें यस सर। इसमें एक नोट दो, नोट इसमें एक नोट दीजिएगा और जरा लिखिएगा, जरा देखिएगा तो पहले समझिएगा उसके बाद लिखिएगा। नेचुरल नंबर का सेट इनफाइनाइट सेट है। नेचुरल नंबर के सेट को हम रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? लिखे हैं ना जी। अब कोई बंदा ये कहेगा कि सर आप ही सिखाएं कि रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए सारे एलिमेंट को मेंशन करना होता है, लेकिन जो नेचुरल नंबर है उसमें इनफाइनाइट सेट है, तो सारा एलिमेंट आप कहाँ मेंशन किए हैं? इसमें 1 2 3 4 मेंशन नहीं किए हैं, लेकिन अपने को ये तो पता है ना कि 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा। अपने को ये तो पता है कि जहाँ पे ख़त्म किए हैं उसके बाद क्या आएगा, तो इसको रोस्टर फॉर्म कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा बताओ तो मैं एक सेट बोलता हूँ रियल नंबर का सेट। रियल नंबर का सेट ये आर क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स। जब सोच समझ के बोलना है ना, इससे आप ही का बुद्धि बढ़ेगा। सेट ऑफ रियल नंबर्स। बताइए मुझे, रियल नंबर के सेट को आप रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? पहले मुझे बताओ कि रियल नंबर का सेट फाइनाइट कि इनफाइनाइट? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। अब मुझे बताओ कि इसको रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हो? सर कुछ डिजिटल लिख सकते हैं। एक सेकेंड, कौन Yes, बोल रहा है? sir. यस सर, यस सर। बताओ कहाँ से स्टार्ट करूं? नहीं बोलो जीरो ना, से। जीरो से। चलो जीरो लिखे। जीरो के बाद क्या लिखूं? सर इसमें इंटीजर रियल नंबर सब आ जाता है। तो वही तो बोल रहा हूं ना कि 0 1 3 अच्छा। डॉट डॉट डॉट। 0 1, तो 0 और 1 के बीच में तुमने इनफाइनाइट नंबर छोड़ दिया। यस सर। दिख रहा है सबको ये चीज? ये sir. रियल नंबर का सेट है। 0 के बाद आपने 1 लिखा, तो 0 के और 1 के बीच में आपने इनफाइनाइट एलिमेंट छोड़ दिए हैं जो इस सेट से बिलोंग करता है। आया समझ में क्या? मैंने नेचुरल नंबर के सेट में मैंने 6 के बाद डॉट डॉट किया है, लेकिन जहाँ तक लिखा है या उसके बाद जो भी आएगा पता है, 6 के बाद 7 ही आएगा, 7 के बाद 8 ही आएगा, 8 के बाद 9 ही आएगा, कुछ नहीं आएगा। लेकिन 0 के बाद अगर आप 1 लिखते हैं तो 0 और 1 के बीच में आपने इनफाइनाइट एलिमेंट छोड़ रखे हैं सेट आर का। दिख रहा है चीज़? यस सर। है ना, ये चीज़ दिख गया। मतलब क्लियर हो गया ये बात कि हम इनफाइनाइट नंबर के सेट को, या जरूरी नहीं है कि सारे सेट को हम रोस्टर फॉर्म बिल्डर फॉर्म में लिख ही पाएँ, नहीं भी लिख पाएंगे। सॉरी रोस्टर फॉर्म में नहीं भी लिख पाएंगे। बिल्डर फॉर्म तो सबका लिखा ही जाएगा, क्योंकि वो उसमें लैंग्वेज एसोसिएशन होता है। ठीक है, तो नोट दे के लिखिएगा। लिखिएगा, each set cannot be represented in a roster form. Each set cannot be represented in roster form, but can be represented in builder form. But can be
रिप्रेजेंटेड इन बिल्डर फॉर्म। अब मैं इसमें और नहीं लिखा रहा नोट में, क्योंकि आप समझ गए, बाकी हौच पौच हो जाएगा, है ना। समझ में आ गई बात कि क्यों नहीं लिख पा रहे हैं, है ना। Yes, sir. ये था बेसिक सेट्स का टाइप, जो बेसिक इस्तेमाल होता है लैंग्वेज के टर्म में, है ना। कुछ कुछ बातें मैंने आपको कल ही बताई थी, पहली क्लास में ही बताई थी, कि जैसे मान लो ऐसा लिखते हैं ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इस बात को समझते हो ना कि इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, और मतलब उसका ये हुआ कि जो स्मॉल ए है वो कैपिटल ए के सेट का एक एलिमेंट है, मतलब इसका ये होता है। ठीक है, बाकी तो करते करते भी आ जाएगा कुछ कुछ बातें। आगे दीजिएगा हेडिंग सबसेट ऑफ अ सेट। एकदम आसान टॉपिक है, तेजी में निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अभी जितने लोग क्लास कर रहे हैं वो अब मतलब कंफर्म है ना। मैं बस इसलिए खाली पूछ रहा हूँ कि किसी का छूटे उठेगा तो बस इसलिए पूछ रहा हूँ। यस सर। चलो ठीक है। स्मृति बहुत लेट से आई बेटा। सर केमिस्ट्री का क्लास। तो तुम केमिस्ट्री करती हो पुराने बैच में? अच्छा ठीक है, जाने दो। लिखिएगा, हेडिंग दीजिएगा आगे, सबसेट ऑफ अ सेट। सबसेट ऑफ अ सेट। रिकॉर्डिंग इसका जाएगा आज, घबराओ नहीं, ठीक है, रिकॉर्डिंग जाएगा इसका। सबसेट ऑफ अ सेट। देखो होता क्या है, सबसेट क्या होता है। मेरे पास मान लीजिए एक सेट ए है जिसमें 4 एलिमेंट है, 1 2 3, चलो मैं छोटा करता हूँ, 3 रखता हूँ ताकि बाद में थोड़ा समझने में आसानी हो। मेरे पास एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है, ठीक है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आप एक ऐसा सेट बनाइए जिसमें एक ही एलिमेंट हो। आप एक ऐसा सेट बनाइए जिसमें एक ही एलिमेंट हो, लेकिन वो वाला एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट में से आना चाहिए। तो बताओ तो ऐसा कितना सेट बन सकता है? तीन सेट बन सकता है। सबको दिखा क्या? एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। सबको दिख गया ये चीज़? मैंने कहा वो सिंपल से लगा, मैंने कहा एक ऐसा सेट बनाओ जिसमें एक ही एलिमेंट हो और वो वाला एलिमेंट सेट ए से ही आना चाहिए। तो यही संभव है। अब मैं कह रहा हूँ एक ऐसा सेट बनाओ जिसमें 2 एलिमेंट हो और वो दोनों एलिमेंट सेट ए से ही आना चाहिए। बताओ तो क्या क्या संभावना है? सर 9 केस 9 कैसे बनेगा? इतना ही नहीं बनेगा। 3 Yes, sir, कैसे 3 बनेगा? 1 2 2 3 3 1, क्योंकि सेट के रिप्रेजेंटेशन में एलिमेंट का पोजीशन नहीं करता है मैटर। आगे बात समझ में? अब मैं कहूँ कि 3 3 का, तो इतना ही बनेगा। मुद्दे की बात ये खाली समझने वाली है, लिखाऊंगा, मत लिखना इसको, लिखाऊंगा भी इसको। किसी भी सेट के एलिमेंट का इस्तेमाल करके, किसी भी सेट ए के एलिमेंट का इस्तेमाल करके जो भी सेट बनता है उसे सबसेट ऑफ सेट ए बोलते हैं। किसी भी सेट के एलिमेंट का इस्तेमाल करके जो भी सेट बनता है, तो जो नया सेट बना है वो पहले वाले सेट का सबसेट कहलाता है। ठीक है, तो लिखिएगा पहले। If all the elements of set B, ऐसा रुको, पहले ना ये बना ही लो, ये एग्जाम्पल लेके A और एक नया सेट हम बना रहे हैं B, जिसमें मैंने रखा मान लो 1 और 3 को। ठीक है, और भी हो सकता है, मैंने एक ऐसा लिया है। तो A लिखिएगा, B लिखिएगा, अब उसके बाद नीचे लिखिएगा
इसे लिखिएगा, if all the elements of set B, if all the elements of set B are also the element of set A, if all the elements of set B or are also the elements of set A, then set B is called, then set B is called then set B is called subset of set A, then set B is called subset of set A, and it is denoted by, and it is denoted by, देखो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे, B सबसेट A ऐसे करके, इट इज डिनोटेड बाई B सबसेट A। किसी किसी बुक में सिर्फ ये मिलता है, बताऊंगा आगे, इस दोनों में डिफरेंस कुछ खास नहीं है, वो अपना अपना परसेप्शन है, हम वही लिखेंगे ऊपर वाला। तो उसको सुपर सेट नहीं कहते सर? हाँ हाँ कहते हैं, वही बताऊंगा आगे। एक्चुअली इसका मतलब ये हो गया, एक्चुअली होता क्या ना कि हर एक सेट अपने आप का भी सबसेट होता है, ठीक है, तो इक्वलिटी वाला भी सबसेट में ही कुछ लोग लेते हैं और कुछ लोग बोलते हैं कि उसको बाहर से लेंगे, वो उससे कोई खास दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक नोट दीजिए फिर से, एक नोट दीजिए फिर से और लिखिएगा, if